उन्हें शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उन्होंने 17वीं यानी कि पिछली 19 से लेकर 24 की जो लोकसभा थी उसका जिक्र किया, उसकी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का जिक्र किया, उसमें जी। महिला बिल का जिक्र किया, साथ ही उसमें मुस्लिम महिलाओं के विवाह के अधिकार को लेकर जिक्र किया। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि जब आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास को पढ़ेंगी तो उसमें आपका इतिहास भी दर्ज होगा जी। कि आप दो बार लोकसभा स्पीकर बने। देखिए, इससे पहले लोकसभा स्पीकर बीजेपी के पहले नेता हैं जो ओम बिरला लोकसभा स्पीकर 2 बार लगातार बनी है। इससे पहले बलराम जाखड़ थे जो कांग्रेस से थे और वो उस समय पर बने थे 1885 से लेकर माफ कीजिएगा 1980 से लेकर 1985 तक और उसके बाद 1985 से लेकर 89 तक, यानी कि 2 बार लगातार वो रहे। इस बीच में और भी रहे, जैसे पीएम सगमा रहे, बाल योगी रहे, लेकिन उन्होंने अपने 5-5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया था। बलराम जाखड़ थे जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म कंप्लीट किया था और उसके बाद अब लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला है जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और शुभकामनाएं देते हुए कही, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी तक लोकसभा स्पीकर का इतिहास ऐसा रहा है कि या तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा या फिर जो चुनाव लड़ने पहुंचे भी तो वो जीत कर नहीं लौटे, लेकिन आपने इन दोनों ही चीजों को बदला। आप चुनाव लड़ने भी गए और चुनाव लड़ने के बाद सीधे तौर पर आपने चुनाव जीता भी और आप एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर के पद पर आसीन हुए हैं। ये जो उपलब्धियां उन्होंने गिनाई और उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ियां इन बातों को याद रखेंगी और इतिहास आपका दर्ज किया जाएगा और जब जब इतिहास लोकसभा के बारे में पढ़ा जाएगा तो आपका जिक्र होगा। राहुल गांधी ने भी जब शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि आपको शुभकामनाएं हो, लेकिन सबसे अहम अखिलेश यादव ने जिन बातों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आपका अंकुश विपक्ष के नेताओं पर तो रहता है, लेकिन हम इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अंकुश सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर भी रहेगा कुछ बातों को लेकर, जो अक्सर नहीं होता है। उन्होंने फिर मजाकिया अंदाज में ये भी कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका उल्टा ही हो जाए। तो ये जो आज तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं, बेहद अच्छी तस्वीरें रही, क्योंकि इस तरह की उम्मीद कोई भी कर नहीं रहा था कि चुनाव इतनी आसानी से हो जाएगा, ये ध्वनि मत से हो जाएगा। बिल्कुल के राणा, और इस पर चर्चा के लिए नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, दूसरी बार ओम बिरला को अध्यक्ष चुना गया, इस बार उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? देखिए, ओम बिरला भले ही दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन 2019 से 24 तक का जो उनका पहला कार्यकाल था, जितनी सहजता उनके लिए उस दौरान थी, अब उतनी इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि पहले जो विपक्ष की संख्या थी वो कम थी, विपक्ष संख्या बल में कम था तो वो सुनाई भी कम देता था। अब संख्या बल में ज्यादा है तो वो सुनाई भी ज्यादा देगा और उसको टाइम भी ज्यादा मिलेगा और देना भी पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो 2014 या 19 की लोकसभा में जो थी वो इस बार चेंज हो गई है। इस बार नेता विपक्ष भी है और राहुल गांधी को ये जिम्मेवारी दी गई है। तो इस बार जो होगा वो हंगामा ज्यादा होगा विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ये सब पहले दिन से ही दिखा भी चुका है। आप देखिए, जैसा कि सरकार के हर फैसले पर लगातार विरोध शुरू होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर रहा हो या फिर अब स्पीकर चुनाव तक की नौबत आई हो। ये सब इसीलिए है क्योंकि विपक्ष इस बार संख्या बल में ज्यादा है। तो आने वाले जो अब 5 साल है उसमें विपक्ष हर मुद्दे पर इसी तरह से अपनी आवाज उठाएगा और जो हंगामेदार सदन है वो होने की आशंका पूरी है, जिस तरह से पहले ही विपक्ष के नेता दिखा और जता चुके हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में सैकड़ों की तादाद में जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया था, इस बार ऐसा करना ओम बिरला के लिए बहुत मुश्किल होगा। और आप देखिए कि चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने अपने धन्यवाद संबोधन में ये बात जरूर रखी है कि आप ठीक है कि विपक्ष पर भी आप नकेल कसकर रखें, लेकिन आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि आप सत्ता पक्ष पर भी उसी तरह की नकेल रखें जिस तरह का अंकुश आप विपक्ष के ऊपर रखेंगे। दूसरा ये कि क्योंकि इस बार संख्या बल ज्यादा है तो उसका असर अभी से ही देखना शुरू हो गया है। और आप देखिए कि अभी तो जब
राष्ट्रपति के संबोधन के बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा निश्चित है। नीट जैसे परीक्षा के जो मुद्दे हैं वो अभी खड़े हैं और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि वो संसद में इसे मजबूती से उठाएंगे। और आप देखिए कि इस बार मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए विपक्ष के पास संख्या बल भी है। बिल्कुल नागेंद्र, विपक्ष के पास संख्या बल भी है और जिस तरह से विपक्ष के दोनों बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी है उससे इशारों में ये कह दिया गया है कि पक्षपात से काम नहीं चलेगा। मेरी सहयोगी भारती बघेल भी इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारती, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं लोकसभा में तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, 18वीं लोकसभा में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? अभी तक जो गतिरोध बना हुआ था वो आखिरकार खत्म हो गया है और लोकसभा स्पीकर दोबारा से ओम बिरला को चुन लिया गया है। और जैसा कि मेरे सेक्रेटरी ने भी कहा कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो वही सब जो तस्वीरें हैं वो आगे आने वाले कार्यकाल में देखने को मिलेंगी। इस बार का जो 18वीं लोकसभा का सत्र रहने वाला है नेहा, वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है क्योंकि 48 साल बाद इस बार हमें वोटिंग देखने को मिली। उसके बाद दोबारा लोकसभा स्पीकर जो है वो वोटिंग के जरिए चुने गए। विपक्ष ने पूरा दबाव बनाने की कोशिश की, विपक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और साथ ही साथ उसकी तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि जो स्पीकर हो वो हमारा हो, लेकिन अगर स्पीकर सत्ता पक्ष का हो तो हमारा डिप्टी स्पीकर हो। ऐसे तमाम तरह के दबाव जो है वो विपक्ष की तरफ से पहले से ही बनाने शुरू हो गए। तो इन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए नेहा ये समझा जा सकता है कि अभी जो लोकसभा सत्र शुरू होने वाला है, जो आने वाला सत्र है, वो कितना खास और कितना हंगामा वहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि जो विपक्ष है वो इस बार मजबूत स्थिति में बना हुआ है और इसे बेहतर तरीके से विपक्ष जानता भी है। इसलिए हर विषय को विपक्ष जो है वो हंगामे के साथ ले रहा है। आप देखिए, जब से सरकार बनी है तब से विपक्ष जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने की कोशिश कर रहा है और तमाम जो है बातें उसकी तरफ से उठाई जाती है। अभी जैसा कि आपने देखा कि जब बधाई दी गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ओम बिरला को, उसके बाद राहुल गांधी ने बधाई दी, उसके बाद अखिलेश यादव ने, तो दोनों ने बात एक जैसे की, बस भाषा का अंतर था। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में बधाई दी और अखिलेश यादव ने हिंदी में, लेकिन बात वही समझाई है कि हमारे साथ जो व्यवहार किया जाए वो ठीक किया जाए, हमारे साथ जो व्यवहार किया जाए वो सौतेलापन की तरह ना किया जाए क्योंकि इस बार हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। नेहा, बिल्कुल के राणा, जिस तरह से भारती ने कहा कि बात एक ही कही है दोनों नेताओं ने, भले ही भाषा का फर्क देखने को मिला हो, यहाँ पर सवाल ये है कि ओम बिरला जब पिछली बार क्योंकि विपक्ष कमजोर था, ऐसा भी देखा गया कि सैकड़ों की तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ। इस बार किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, विपक्ष किस तरह से हावी नजर आएगा? में विपक्ष बहुत ज्यादा है। इस बार जो विपक्ष की संख्या है वो 233 के पार है। उसमें अगर आप 16 अन्य को भी जोड़ लें, उनका रुख किधर है, तो उसके आधार पर संख्या और बढ़ जाती है। उसके आधार पर अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो जो भारती ने अभी जिस बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि दोनों ने एक जैसी ही बात कही, राहुल गांधी ने भी वही कहा कि हमारी आवाज को दबाने की आप कोशिश ना करें या आवाज को ना दबाएं। जिस बार जैसे पिछली बार तमाम आरोप लगे थे कि जब जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है, तो ये उन्हीं बातों पर एक कटाक्ष था। उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि आप अंकुश सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी लगाएं, सिर्फ हम पर न लगाएं। तो वो निलंबन की और तमाम बातों का जिक्र किया गया। अखिलेश यादव ने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया और राहुल गांधी ने भी निलंबन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार इस तरह की स्थितियां हम ना देखें। और देखिए, जब संख्या बल ज्यादा होता है, मजबूती ज्यादा होती है, तो तमाम बातें रखने में बड़ी आसानी हो जाती है। इस बार जो हम लोकसभा के भीतर की बदलती हुई तस्वीर को देखेंगे तो अक्सर जो अभी तक हमने देखा है कि तमाम बिल बिना चर्चा के ध्वनि मत से ऐसे ही पास हो गए थे। इस बार उस तरह की स्थिति नहीं देखने के लिए मिलेगी। यानी कि संसद नई है, सत्र नया है, तमाम सांसद नए हैं, लेकिन इस बार हंगामा भी नया देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही उन हंगामों के बीच में जो सरकार ने, जो आपको याद होगा कि सरकार ने चुनाव में जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रणनीति तैयार की थी कि आखिर किस तरह से इस बार की सरकार को चलाएंगे, जिसमें यूसीसी जैसे बिल थे और साथ ही एनआरसी को लागू करने की बात की जा रही थी और उसमें मुस्लिम आरक्षण को हटाने का भी एक बिल लाने की बात कही गई थी। इस बार इतना आसान इन तीनों चीजों पर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सरकार के पास उतना मैंडेट नहीं है और लगातार जो 400 पार की मांग बीजेपी कर रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो चाहती थी कि इन बिलों को बड़ी आसानी के साथ पास करा दिया जाए और साथ ही इन बिलों को पास कराने के साथ ही
क्योंकि अब देखिए अब विपक्ष भी बराबर जैसी स्थिति में है, तो इसलिए बहुत आसान सरकार के लिए नहीं होगा बिल पास कराना, क्योंकि जिन मत के साथ पास कराना होता है उतनी संख्या सरकार के पास नहीं होगी, क्योंकि उतना ही ताकत विपक्ष के पास भी है। तो उन जैसे बिलों पर जो है तमाम हंगामा देखने के लिए भी मिलेगा और हो सकता है कि सरकार उनको पटल पर लेकर भी ना आए। लेकिन और बाकी चीजों में जैसे सत्र शुरू होने से पहले से लेकर ही विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया था कि एक तो पेपर लीक मामले पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया था कि जो मुस्लिम आरक्षण का जिक्र होना चाहिए, अग्निवीर योजना को लेकर भी चर्चा की बात कही गई थी। साथ ही उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी अग्निवीर जो योजना है उस पर चर्चा की मांग पहले ही कर दी थी कि आइए टेबल पर बैठकर पहले इस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। टीडीपी ने भी खुले तौर पर चुनाव जीतने के बाद यह कह दिया था कि आरक्षण बिल जिस तरह से आंध्र प्रदेश में चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इस बार के तेवर हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, बैसाखी पर सरकार चला रही है, तो इसलिए सरकार को भी बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। बिल्कुल केके राणा, नगेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नगेंद्र, जिस तरह के तेवरों की बात केके राणा कर रहे हैं विपक्ष के, ये तेवर किस तरह से केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? देखिए, ना सिर्फ विपक्ष नेहा, जो सत्ता पक्ष भी है उसमें भले ही वो एनडीए के साथ हैं और कई बार रहे हैं, लेकिन जो अनुभव है वो ये है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की राय अलग अलग रहती है, चाहे वो जेडीयू हो और चाहे टीडीपी हो। इन दोनों की यदि बात करें तो ये जो विचारधारा भाजपा की खुद की है उससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा इन दोनों सहयोगी दलों की है। आप देखिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण की मुखालफत बीजेपी करती रही जी, वहीं टीडीपी जो है वो सरकार में भी आंध्र प्रदेश में इसी के बलबूते आई है कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण है वो उसको फिर से बहाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की यदि बात करें तो वो चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ी थी कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो विचारधारा सबकी अलग है। उसी तरह से जहां भी मुस्लिमों का नाम आता है वहां जेडीयू बीजेपी का समर्थन नहीं करती है। कई बार हमने देखा है जब पहले भी सरकार में जेडीयू थी एनडीए के साथ, तो उस वक्त भी कई ऐसे बिल थे जिन पर समर्थन नहीं किया गया था जेडीयू की तरफ से और वो हाउस छोड़कर बाहर चले जाते थे। तो वैचारिक मतभेद ना सिर्फ विपक्ष से है बल्कि खुद इस बार सरकार में भी आपस में है। आप देखिए कि जेडीयू जो है वो जातीय आधार पर जनगणना चाहती है और ठीक है, बिल्कुल नगेंद्र, तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो लगातार बनी हुई हैं। भारती, इस बार की जो चुनौतियां हैं ये काफी बड़ी हैं, आपको इस पर क्या कुछ लगता है? बिल्कुल नेहा, जैसा कि मेरे सहयोगी नगेंद्र और पॉलिटिकल एडिटर केके ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत करती हूँ। तेवर जो है वो अभी से ही दिखना शुरू हो गए विपक्ष के। जिस तरीके से आप समझ सकती हैं कि ये पहले से तय था कि पूर्ण बहुमत जो है वो एनडीए के पास है, उसके बाद भी स्पीकर के लिए लड़ाई करना, स्पीकर के खुद का स्पीकर देना, ये दिखाता है कि विपक्ष जो है, इंडी गठबंधन जो है वो इस बार कितने ज्यादा तेवर जो है उसमें है। और इसी के साथ नगेंद्र की बात से भी मैं सहमत करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो सरकार बनी है वो बैसाखी की सरकार है और आपस में ही बहुत ज्यादा भीतरघात यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल भारती, क्योंकि इस बार ये 2014 का सदन नहीं है, 2019 का नहीं है। जैसा कि केके राणा ने कहा, इस बार बीजेपी बैसाखी पर है, देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।